ड्रॉपलेट्स। टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल तक हमने जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, किस तरह से ये जो है डेवलप होती है और कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो है रिक्वायर है। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से जो है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है और जिन मालिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उन मालिक्यूल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं, उनमें क्या चेंजिंग्स जो है वो हमें नज़र आती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा ध्यान के साथ इसको समझिएगा। फर्स्ट वन इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A, 5A, 6A एंड 7A। ये जो चार ग्रुप हैं 4A, 5A, 6A और 7A, इनके जो हाइड्राइड्स हैं यानी कि इनके साथ जो हमने बाइनरी कंपाउंड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, उनको हम हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। यानी कि जो हमारे पास 4A के मेंबर हैं, 5A के मेंबर हैं, 6A के मेंबर हैं और 7A के मेंबर हैं, अगर उनका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दिया जाए तो इनको हम हाइड्राइड्स का जो है वो नाम देते हैं। तो इन ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हमने देखनी है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम यहाँ पर बेसिकली इनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन जो है वो करेंगे और देखेंगे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में हमें किस तरह से वेरिएशंस जो है वो नजर आती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 4A हाइड्राइड्स को, जिसके अंदर देखें मीथेन है, सीलेन है, जर्मीनियम हाइड्राइड है और टिन हाइड्राइड है। यानी कि मीथेन CH4 को मीथेन कहते हैं, SiH4 को सिलेन कहते हैं। इसी तरह से जर्मीनियम हाइड्राइड है और टिन हाइड्राइड है। अब अगर हम बात करें तो ग्रुप 4A के हाइड्राइड जो हैं दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्राइड्स ऑफ 5A, 6A एंड 7A। अगर आप जो है ओवरऑल ऑब्जर्व करें इस ग्राफ के अंदर तो आपको ये बात नजर आएगी कि मीथेन, सिलेन, जर्मीनियम हाइड्राइड और टिन हाइड्राइड, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बाकी सारे ग्रुप्स की निस्बत जो है वो कम है। तो इसकी रीजन क्या है, ये हमें रीजन देखनी है। तो रीजन इसकी ये है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A increases down the group and reason is that down the group size of atom increases and hence polarizability increases। दो बातें इसमें की गई हैं। पहली बात तो ये है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्राइड्स ऑफ 5A, 6A और 7A से कम है। तो उसकी रीजन ये है बिकॉज दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड हैव वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके नॉन पोलर होने की वजह से इनके अंदर वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इनके अंदर वीकर फोर्सेस हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, कम होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें तो मीथेन का कम है, उसके बाद सिलेन का ज्यादा है, जर्मीनियम हाइड्राइड का और ज्यादा है और टिन हाइड्राइड का और ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने की क्या रीजन होगी, तो ये रीजन हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो चूंकि ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो कि डिपेंड करती हैं पोलराइज एबिलिटी पे, और डाउन द ग्रुप चूंकि साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से पोलराइज एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और पोलराइज एबिलिटी इंक्रीज होने से लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यही बात हमने जो है नोट की यहाँ से। तो हमें पता चला कि ग्रुप 4A असल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो उनके अंदर बिल्कुल हमें वैसा ही बिहेवियर नजर आया जैसा हमें आना चाहिए था और जैसा हमें जो है वो हमारी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रिडिक्ट करके बताती हैं। तो दैट्स वाई इस केस में हमें बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है वो यहाँ से मिल जाता है। अब इसके बाद अगर हम जनरल डिस्कशन करें तो थोड़ी सी जनरल डिस्कशन के अंदर हमें ये बात ग्राफ के अंदर नजर आएगी कि when we consider the hydrides of group 5A, 6A and 7A, then ammonia, water and HF shows maximum boiling point in respective series। अगर आप बात करें ना तो देखें मीथेन, सिलेन, जर्मीनियम हाइड्राइड और टिन हाइड्राइड, इसका ग्राफ इस तरह का है। तो ये जो बाकी मेंबर्स थे इनका ग्राफ भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि इस केस में वाटर, HF और अमोनिया इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव सीरीज से जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने ग्रुप के अंदर या अपनी रिस्पेक्टिव सीरीज के अंदर जो है वो शो किया है। तो इसके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की क्या रीजन है, तो रीजन इज दैट द इनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्योंकि इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का, वो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा है यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है
तो दैट्स वाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S एंड H2SC आर गैसेज। तो आगे रीजन में ये बता रहा है कि वाटर, HF और अमोनिया के केस में चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स के साथ जो है वो क्या है, तो मैक्सिमम है, ज्यादा है। तो बिल्कुल लॉजिकली बात है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके अंदर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज ज्यादा आती हैं। बाकी इसी चीज का वो जिक्र फिर कर रहा है कि जैसे वाटर की अगर आप बात करें तो वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट ये जो H2S है ये सल्फर इसी ग्रुप का मेंबर है, सिलीनियम भी इसी ग्रुप का मेंबर है, लेकिन वो दोनों गैसेज हैं एट रूम टेम्परेचर। तो रीजन ये है कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोजेस करता है, लेकिन H2S और H2SE के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। तो इस वजह से वो दोनों गैसेज हैं, जबकि वाटर इस केस में क्या है, लिक्विड है। तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की समझ आ गई कि असल में जो 5A, 6A और 7A के अंदर ये जो चेंजिंग्स हमें नजर आती हैं, ये जो पहले पहले ग्रुप मेंबर हैं इनके, ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों शो कर रहे हैं, तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो शो करते हैं। इसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और HF का, अच्छा यहाँ पर केस जो है वो थोड़ा सा मजेदार है। उसकी रीजन ये है कि देखें, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी सबसे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस थी उसमें यही बात थी कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, तो दैट्स वाई इस केस में सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड वो HF को शो करना चाहिए। अब अगर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा तो जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, जबकि HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 के करीब है, 19.9 होता है। तो इसका मतलब है कि वो 20 डिग्री सेल्सियस है, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी रीजन तो है जो अभी तक हमने समझी नहीं है। तो जरा समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो boiling point of water seems to be more affected by hydrogen bonding than that of HF, but fluorine is more electronegative than oxygen, and we expect stronger hydrogen bond for hydrogen fluoride than water. However, it has lower boiling point than water, लेकिन ये फिर भी जो है वो कम boiling point रखता है वाटर से। Why? रीजन इसकी क्या है? तो रीजन ये है, ऑक्सीजन इन वाटर फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ये हमने रीजन कल पढ़ी थी कि जो ऑक्सीजन है वो पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इन लिक्विड वाटर, बट HF फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। देयरफॉर वाटर हैज मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन HF एंड ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। तो उसकी रीजन ये है कि जो वाटर है वो पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा होता है, जबकि जो HF है वो पर मॉलिक्यूल सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। गो उसका जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है HF का, लेकिन जाहिर सी बात है इधर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है पर मॉलिक्यूल, लेकिन वहां पर जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं पर मॉलिक्यूल। तो इसलिए ओवरऑल नेटवर्क के अंदर अगर हम देखें, ओवरऑल लिक्विड के अंदर देखें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है वाटर के अंदर। तो दैट्स वाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HF से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ड्यू टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। तो ये रीजन है जहां से हमें ये क्लियरिटी होती है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। देन इसी तरह से अगर हम ग्रुप 7 हाइड्राइड्स की बात करें तो यहाँ पर ज़रा गौर के साथ और ज़रा ध्यान के साथ समझिएगा, क्योंकि मैंने ये बात पहले की थी और आज मैं दोबारा उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने लगा हूँ। Did you notice that in case of 7th hydrides, HCl has the lowest boiling point than all others? Can you guess it why? देखिए मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके सामने रखा कि अगर आप देखें HF, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा है। जब आप डाउनवर्ड आते हैं तो यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है HCl का, तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर HBr का ज़्यादा है और HI का फिर ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर तो हमें क्लैरिटी होगी कि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। अब HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है, हालांकि इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स है। जब इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स है तो अगर आपको याद हो तो डाइपोल डाइपोल फोर्स का जो रिलेशन हमने पढ़ा था उसमें यह कहा था द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल डाइपोल फोर्स, यानी कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रांग होगी। तो HCl के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो तो ज्यादा है HBr से, तो इसकी डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अब अगर इसकी डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रांग है तो रिलेटिवली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल के अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है HBr से, और HBr का बॉइलिंग पॉइंट मजीद कम है HI से। हालांकि मैं जो फैक्टर बता रहा हूं उस फैक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि HCl की डाइपोल डाइपोल फोर्स बहुत स्ट्रांग है HBr से, और HBr की डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रांग है HI से। तो अगर इनकी फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा होना चाहिए और HI के बॉइलिंग पॉइंट को कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमें नजर नहीं आ रहा। ग्राफ के अंदर ये चेंजिंग्स बिल्कुल जो है रिवर्स हैं। अब इसकी क्या लॉजिक है और इसकी क्या रीजन है? तो इसकी रीजन ये है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज मोर देन HCl बिकॉज HCl हैज अ डाइपोल डाइपोल फोर्स बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ये वो बात है जहां पर मैंने की थी कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, आइदर पोलर और नॉन पोलर। चाहे कोई मॉलिक्यूल पोलर है चाहे कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स उसमें प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर देखें तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स की हमें वाजे समझ आ रही है, और इसीलिए मैंने साइज का यहां पर जो है मेंशन करना जरूरी समझा है कि देखें HF है, ये HCl है, ये HBr है और ये HI है। तो देखें इसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा है, हालांकि इसकी डाइपोल डाइपोल फोर्स वीक है, लेकिन इसके अंदर एक और फोर्स आ गई जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ड्यू टू साइज, और वो फोर्स कौन सी है? तो दैट इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब देखिए ये मॉलिक्यूल तो पोलर है लेकिन फिर भी इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट है। सेम केस है HBr का। HBr में डाइपोल डाइपोल फोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी HCl की है, लेकिन HCl के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्स इंतहाई वीक होती है ड्यू टू स्मॉलर साइज। लेकिन HBr के अंदर ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से वो बात और लॉजिकली हमें ये बात समझ आ रही है कि ऐसा ही होगा। बट इन केस ऑफ HBr मॉलिक्यूल हैव लेस डाइपोल डाइपोल फोर्स, but due to greater size it possess London dispersion force which in result increase the boiling point, जो इसके boiling point को increase कर देती है। अच्छा, सेम केसेस आपको ना इन सब के अंदर नजर आएंगे, जरा गौर करें। जब वाटर से आप इधर आए H2S के केस में तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, लेकिन इसके बाद H2SE के केस में फिर इंक्रीज हुआ है। अब यहां से फिर लॉजिकली बात अगर समझी जाए तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां से ये इंक्रीज क्यों हुआ है। तो इंक्रीज होने की एक ही रीजन है कि ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं इनका साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्स की वैल्यू इनके अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो ये सारे लॉजिकली हमें समझ आ रहे हैं, और ये सारे पोलर मॉलिक्यूल हैं, और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी हमें वही ट्रेंड नजर आ रहा है जो ट्रेंड हमें नॉन पोलर में नजर आया। तो इसकी लॉजिक एक ही बनती है कि इनके अंदर भी लंडन डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट है, और साइज के ग्रेटर होने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस यहां पर क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस केस में भी आपको जो है ये क्लैरिटी यहां से मिल जाती है। तो ये वो पॉइंट था जिसके लिए हमने वहां पर पढ़ा था कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बट सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन उसी लिहाज से दी गई थी, लेकिन ये प्रेजेंट हर तरह के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो होती हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो हमें क्लैरिटी के साथ चीज नजर आ रही है। देन इसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो आती है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी का एक बहुत ही आसान सा फिनोमेना है, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हम बड़ा शुरू से पढ़ते आते हैं कि सॉल्युबिलिटी के लिए हमें चेक करना पड़ता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट, ऐसी चीजें जिनकी आपस में जो है वो मिसिबिलिटी होती है, जो आपस में मिक्सेबल होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को लाइक करते होते हैं, यानी कि उनके अंदर अगर पोलर हैं तो पोलर पोलर में सॉल्युबल होते हैं, और अगर नॉन पोलर हैं तो वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर यही लॉजिक लेके हम चलते हैं वाटर के अंदर। तो हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट ऑल बिकॉज दे आर नॉन पोलर। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं जिसके अंदर हम जानते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, तो ये वाटर के अंदर जो है वो हल नहीं होते क्योंकि ये सारे नॉन पोलर हैं एंड देयर इज नो चांस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उनके दरमियान कोई चांस नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सके। तो दैट्स वाई वो जो है वो इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। बट अगर हम बात करें एथानॉल की, तो एथानॉल है C2H5OH एथानॉल। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनको कहा जाता है, तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर एज
बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अल्कोहल का मॉलिक्यूल के अगर पास देखें तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के पास भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन मौजूद है जिसके पास लोन पेयर भी हैं, और वाटर के पास भी एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिबल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी वो वाले सारे के सारे कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, लेकिन जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिबल नहीं होगी वो वाले मॉलिक्यूल जो है कभी भी वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना हमें यहां से क्लियर होता है कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर सकते वो सारे के सारे वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर हम जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन